लगा। जी नहीं, वेरी इफेक्टिव वाले नहीं करवाने का। स्किप। तो बेटा 2-3 मिनट का काम है, करवा देंगे फिर कभी। देखो, चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर कम है, इसलिए हर चैप्टर का वेटेज ज्यादा है। तो चैप्टर 3 से भी ज्यादा इस चैप्टर का वेटेज है, तो मेंटली प्रिपेयर रहना। दूसरी एक बात, आपकी स्कूल की जो फर्स्ट टर्म एग्जाम आएगी ना बेटा अक्टूबर में, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 2 से और चैप्टर 4 से आएगा। चैप्टर 2 जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बोहर एटॉमिक मॉडल, वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा कहां से आएगा। ठीक है। अच्छा, तो बेटा पहले तो डेफिनेशन लिखो, मेरे साथ साथ लिखते रहो। हाँ, एट्रैक्शन बिटवीन, बातें मत करो बेटा, एट्रैक्शन बिटवीन टू और more than two atoms in a molecule is called chemical bonding. Attraction between two or more than two atoms in a molecule is called chemical bonding. देखो, एटम का फ्री एग्जिस्टेंस तो होता नहीं, नेचर में एटम अवेलेबल नहीं होता, मोलेक्यूल अवेलेबल होता है। अब मोलेक्यूल होमो एटॉमिक हो, हीट्रो एटॉमिक हो, तो जब भी एटम के बीच में अट्रैक्शन से बॉन्ड बनेगा तभी मोलेक्यूल एग्जिस्ट करेगा, हाँ या ना। तो किसी भी मोलेक्यूल में जो एटम है, उन एटम के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन ही केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। ठीक, किसी भी मोलेक्यूल में चाहे दो एटम हो, दो से ज्यादा एटम हो, उन सबके बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसी को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। अब बेटा यहाँ सबसे पहला सवाल ये आएगा कि भाई व्हाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। अब बाद में लिखना, पहले समझ लो, लिखने का टाइम मिलेगा। भाई बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या है, पहला सवाल। तो इसका आंसर है टू गेन स्टेबिलिटी। टू गेन, भाई क्योंकि एटम अकेला रह नहीं सकता, तो वो कंबाइंड फॉर्म में रहेगा ताकि स्टेबल हो जाए। जैसे बहुत सारे एनिमल झुंड में रहते हैं ताकि उन पर कोई अटैक ना कर ले, तो ये स्टेबिलिटी का मामला है। दूसरा सवाल ये है कि ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करेंगे, हाउ टू गेन स्टेबिलिटी। तो इसका आंसर आएगा टू कंप्लीट ऑक्टेट। टू कंप्लीट ऑक्टेट। अच्छा, ये ऑक्टेट रूल किसने दिया था, वो लुइस, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, तो है ना, ये ऑक्टेट का रूल लुइस ने दिया था। कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो बाकी सारे एलिमेंट की कोशिश ये रहेगी कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बने, नोबेल गैस जैसे बन जाए। कैसे बन जाए, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है स्टेबिलिटी गेन करना, और स्टेबिलिटी मिलने के चक्कर में वो लोग बॉन्ड बनाते हैं। देखो बेसिकली बात ऐसी है कि हमारे पास इतने नोबल गैस है कि नहीं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, बराबर, ओजी रेयर केस में यूज करते हैं।
तो एक बार क्या हुआ, काफी सालों पहले की बात है, जब केमिकल बॉन्ड डिस्कवर हुआ, एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में सारे एलिमेंट की मीटिंग हुई। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, उन सब की मीटिंग हुई। कोई ऑटो लेकर आया, कोई रिक्शा लेकर आया, कोई पैदल आया, कोई एकदम पतलू सा, कोई एकदम डेंजर दिखने वाला। सारे धीरे 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 इकट्ठा होने लगे, कोई जेठानी, सब सब धीरे धीरे ऑडिटोरियम में इकट्ठा होने लगे। और ये लोग आए मर्सिडीज जी वैगन में। अब बापू लोग है ना ये सब, सूट बूट पहन के आए। और बेटा उस समय ना रेडॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उन सबका लीडर ये बना। उन सबका लीडर कौन बना? तो ये सब मर्सिडीज जी वैगन लेकर टिप टॉप उतरे, और बाकी सब फुद्दू लोग इसको देखते रहे ऐसे। बाकी जो भी एलिमेंट है ना, पोटेशियम, स्कैनेडियम, टिटेनियम, वो सब को, किसी के फटे हुए कपड़े, किसी के पास सैंडल नहीं, जूते नहीं, भिख मंगे लगने वाले सब, इनको मर्सिडीज से उतरते हुए देख के सब शॉक हो गए कि साला हम सब एक ही पीरियोडिक टेबल में हैं, ये इतने खतरनाक क्यों? और ऑडिटोरियम में फ्रंट रो पर बैठ गए, सूट बूट, ये रोलेक्स, आईफोन वाईफोन सब उस समय भी। और सब आपस में, अच्छा मीटिंग इस बात पे थी कि आपको क्या क्या परेशानी है। तो सोडियम बोला कि मैं एयर के साथ कांटेक्ट में आते ही फट जाता हूँ, मुझे तो केरोसिन में रहना पड़ता है, पूरी लाइफ मैंने ऐसे ही निकाल ली, रोता था बेचारा। ये सब हंसते थे उस पर। पोटेशियम बोला कि मेरा भी यही हाल है। कोई बोला मेरी ऑर्गेनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। तो सब अपने अपने दुखड़े गा रहे थे। ये सब आराम से बैठे थे। तो बाकी सबको लगा कि ये साला एकदम चकाचक, मतलब हीरो टाइप मटेरियल, क्या बात क्या है। तो सबने मिलके इनको पूछा कि भाई आपको कोई परेशानी नहीं है? बोले नहीं, हम तो बापू लोग हैं भाई, ना तो हम पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कोई कानून चलता है, ना कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात। सबने पूछा ऐसा क्यों? कंप्लीट ऑक्टेट। क्या बोला? तो बाकी सबने सोचा यार सही है, अपने भी मर्सिडीज में घूमेंगे, अपने भी ट्राई करो ऑक्टेट कंप्लीट करने का। तो उतने में सोडियम खड़ा हुआ। सोडियम बोला मैं एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, किसी को चाहिए तो बोलो। पीछे से क्लोरीन खड़ा हुआ, हाँ भाई मुझे दे दे। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये हो गया और ये हो गया। अब बोले हम भी बापू, अब हम भी। बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन की लेन देन से बॉन्ड बना, वो आयोनिक बॉन्ड बना। क्या बना? तो उन जैसे बनने के चक्कर में इन लोगों ने बॉन्डिंग करना शुरू किया, और फिर केमिकल बॉन्डिंग अस्तित्व में आया। फिर क्लोरीन का तो सेट हो गया, फ्लोरीन रोने लगा। फ्लोरीन, क्योंकि सोडियम का सेटिंग हो गया। फ्लोरीन बोले मैं इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, साथ है मेरे पास, तो क्या करूं? तो दूसरा फ्लोरीन आया, चिंता मत कर हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, चल। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना। ये क्या बना? तो इस तरह से नए नए बॉन्ड डेवलप होते गए। तो इन सब के लिए आइडिया कौन था? तो केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड बनने का रीजन टू गेन स्टेबिलिटी। सबसे पहली बात तो यही है ना, भी सबको मालदार बनना है, टू गेन। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या समझे ये सब खुद लोग? ऑक्टेट कंप्लीट करना। अब ये सब देखते हुए ये मुस्कुरा रहे थे कि करो, चलो करो। बाद में पता चला कि रेनॉन के इतने सारे कंपाउंड होते हैं, XCF2, XCF4, XCF6, XeOF2, XeO2F2। तो ये सब तो शौक रह गए, क्योंकि हम जिनको आइडियल मानते थे वो खुद ही आइडियल नहीं है भाई। इसका मतलब क्या? नोबल गैस मतलब इसका दूसरा नाम है इनर्ट गैस। इनका दूसरा नाम क्या है बेटा? पहले इनका नाम इनर्ट गैस था, जो रिएक्ट ना करे। फिर पता चला ये तो खुद भी रिएक्ट करते हैं, हमको धोखा दे दिया। तो उनका नाम इनर्ट गैस हटके नोबल गैस हुआ। इनर्ट गैस का मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करेंगे, कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में वो भी कंपाउंड बना देते हैं। तो उनकी भी केमिकल रिएक्टिविटी देख के ये सब हैरान हो गए कि भाई हम आपके जैसा बनना चाहते थे, आपने तो खुद ही केमिकल रिएक्शन शो कर दिया। इसका मतलब कि स्टेबिलिटी का असली मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना नहीं है। अगर होता तो ये क्यों कंपाउंड बना था? ये तो स्वर्ग के रास्ते पर था, इसको तो मोक्ष मिल गया था।
मैं जो कह रहा हूं समझ पा रहे हैं आप? मेरी फीलिंग्स पहुंच रही है आप तक? पक्का? तो केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है? स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी क्यों चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो बाकी लोग ये मानते थे, फिर पता चला कि स्टेबिलिटी का असली रीजन ऑक्टेट कंप्लीट करना नहीं होता। तो फिर क्या होगा, सबने सोचा। तो फिर आंसर दिया थर्मोडायनेमिक्स ने कि जो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम स्टेबल मानेंगे। तो अब स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक बार फिर से, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑक्टेट कंप्लीट करना वो सब छोड़ दो, ये लुईस का कॉन्सेप्ट था अब तक जो मैं बता रहा हूं वो। तो कोई मॉलिक्यूल ऑक्टेट कंप्लीट करे ना करे, उससे स्टेबिलिटी अफेक्ट नहीं होगी। जो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी का यह मतलब नहीं है कि कोई इंसान पड़ा हुआ है, मतलब आप मुर्दे को स्टेबल मानते हो? कोई लाश है, लाश पड़ी हुई है, आप बोल रहे हो स्टेबल। स्टेबिलिटी का दूसरा मतलब है कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी। बोलो तो, स्टेबिलिटी मीन्स मैं कंटिन्यूअस घूम रहा हूँ, बॉडी मूव कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, स्टेबल हूँ। किसी ने पैसा खर्च कर दिया, मर्सिडीज ले आया, स्टेबल है। पैसा होने से मतलब नहीं है, दिखना भी चाहिए ना सोसाइटी को ये स्टेबल है। तो कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी इज स्टेबिलिटी। तो फिर एक डेफिनेशन सेट की गई कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 42 किलो जूल से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो तभी हम उसको केमिकल बॉन्ड मानेंगे। कितनी एनर्जी एनर्जी रिलीज होगी? जब भी कोई उल्का पड़ती है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है ना? तो जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तब एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए? कम से कम 42 किलो जूल पर मोल। उसको हम बॉन्ड कहेंगे। अगर उससे कम एनर्जी रिलीज हुई है तो उसको हम सिर्फ एट्रैक्शन कहेंगे, बॉन्ड नहीं कहेंगे। वो शादी से पहले वाला मामला, आपकी जनरेशन में सेटिंग लफड़ा जो आप बोल रहे हो, वो कोई बॉन्ड नहीं है। समझे? बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 42 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। यहां तक समझ आया? तो बेटा ये था आपका केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन। आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखी थी, अब आगे सवाल लिखिए। व्हाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड? नीचे आंसर है उसका, टू गेन स्टेबिलिटी। नेक्स्ट सवाल, हाउ टू गेन स्टेबिलिटी? उसका आंसर आएगा टू कंप्लीट ऑक्टेट। आगे लिखिए, उसके नीचे लिखिए बेटा, एवरी एलिमेंट्स ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। एवरी एलिमेंट्स try to complete their octet to gain stability, to gain stability as per noble gas. But after some time, but after some time, it was found that noble gases are not also completely inert. Noble gases are not completely inert
they also show some reaction. They also show some reaction in specific condition. In specific condition, like बेटा ये 4 एग्जाम्पल लिख लो. उसके नीचे लिखना. So actual reason for bond formation. So actual reason for bond formation is not complete octet. Is not complete octet. But it is amount of energy release. But it is amount of energy release. अब बेटा केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना. भाई आपको मोलिक्यूल गिवन होगा NaCl, MgCl2, HCl. तो मोलिक्यूल देख के आप पहचान नहीं पाओगे कि इसमें आयोनिक बॉन्ड है कि कोवैलेंट बॉन्ड है. अब आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का लूजिंग एंड गेनिंग. और कोवैलेंट बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग. एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो, इससे कभी गड़बड़ नहीं होगी. इस कहानी का कंप्लीटली ऑपोजिट कोवैलेंट होगा. बट ये एक कहानी है जिसको आप ध्यान से सुनो, फिर आप इमेजिन करना ये किसकी स्टोरी बता रहा था मैं. ठीक है. एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका एक यंग बच्चा था एट द एज ऑफ 27-28. बट उसको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, एक नंबर का याश. रात को देर रात तक पार्टी वार्टी करना, वो सब फुल पैसा उड़ाओ. तो वो मर्सिडीज लेकर पार्टी वार्टी में घूमे. सुबह 12-13 बजे उठे. 12-13 समझते हो ना, 1 बजे तक. तो हाँ, फिर नहा धो के फिर मस्ती वस्ती. लाइफ में कोई सिंसियरनेस नहीं. अब एक दिन वो रात को पार्टी करके अपनी मर्सिडीज से आ रहा था. 2:30-3 बज रहे होंगे. फुल नशे में टून. पैसे तो बहुत थे. तो एक टर्निंग पर उसकी कार स्लिप हो गई और कार उल्टी हो गई. पर सेफ्टी फीचर अच्छे होते हैं मर्सिडीज में. वैसे टेढ़ा पड़ा हुआ था कार में. जिंदा था, जिंदा था. अच्छा, अब दूसरी कहानी है. उसके एग्जैक्टली सामने एक रिक्शा वाला बैठा था. वो बेचारा परेशान था कि कर मेरी बच्ची का स्कूल में फीस भरने का आखिरी दिन है, पैसे का जुगाड़ कहाँ से करूं. और उसके पास बहुत पैसा है, उल्टा लटका हुआ है. तो कुदरत ने दोनों को मिला दिया. जहाँ वो रिक्शा वाला खड़ा था उसके जस्ट थोड़े आगे ही एक्सीडेंट हुआ. तो कार ने पलटी मारी. तो रिक्शा वाला उसको बचाने गया, अपनी रिक्शा में डाल के हॉस्पिटल ले गया, पट्टी वट्टी कराई, सुबह तक बैठा. फिर उदास था. तो वो पैसे वाले ने उसको बुलाया कि थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई. बोला आपको क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं सर, हम तो ईमानदारी की रोटी खाते हैं, ये है फलना ढिमका. फिर बातों बातों में उसने बताया कि मेरा ये गम है कि भाई मम एनर्जी की कमी है सर, भाई फीस भरने का आखिरी दिन है. बोले रिक्शा चलाते हो? बोले हाँ सर, साइड में छोटा मोटा बिजनेस है और मेरे पास इतने इतने आइडिया है, पर क्या करूं, फंडिंग नहीं है, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट नहीं करता मेरे धंधे में. तो वो लेटे लेटे सोच रहा था, ऐसे टांग ऊपर थी ना, प्लास्टर था ऐसे. तो टांग ऊपर होने की वजह से खून का बहाव यहाँ तक आया. उसने सोचा कि साला मेरे पास इतना पैसा है, मेरे बाप ने आज पूरी जिंदगी कमाई करके इतना, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. और ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बिजनेस का आइडिया है बट उनके पास पैसे नहीं है. तो उसने कहा एक काम कर, तू तेरे जैसे जितने भी है
जिनके पास पैसा नहीं है पर बिजनेस का वो कोई आइडिया हो, उनको लेकर, क्योंकि उनके सर्कल में ऐसे होंगे सब भिखमंगे, और मेरे सर्कल में मेरे जैसे जो अय्यास है उसके सर्कल में सब ऐसे ही होंगे, ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वाले, घूम घामने वाले, पैसे वैसे सब। बोले ठीक है। तो 4-5 लोग यहाँ से 4-5 लोग यहाँ से इकट्ठा हुए और उन लोगों ने अच्छे से बिजनेस शुरू किया। बोलो ये किसकी कहानी है? आयोनिक बॉन्ड की। यस, जो पैसे वाला था ना बेटा वो सोडियम था, जो पैसे वाला था वो, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, देख 281 है कि नहीं, समझे? अच्छा, और सामने भिखमंगा कौन था? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अच्छा, क्या ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, इसका कोई नुकसान होगा? बहुत, ऊपर से स्टेबल हो जाएगा, कुछ पुण्य मिलेगा। तो बेटा ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड बना? अब गलती नहीं करोगे। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है बेटा? शेयरिंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को शेयर करता है। हाँ, शेयरिंग मतलब वो कोवैलेंट वाली शेयरिंग अलग, उसके लिए अलग से स्टोरी बताऊंगा, डोंट वरी। ये कहानी समझ आई? तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो भी दो एटम आप देखो, आपको तय करना है उन दोनों एटम की प्रॉपर्टी को, कि भाई सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, Cl की प्रॉपर्टी क्या है। अब जैसे बेटा यहाँ HCl लिखा आ जाए तो यहाँ पार्टनरशिप कोवैलेंट बॉन्ड वाली होगी। तो जब हम कोवैलेंट बॉन्ड समझेंगे तो आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम और जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, आयोनिक बॉन्ड। सोडियम जैसे सभी मिला लो, मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, बराबर, पोटेशियम ले लो, ये सब इलेक्ट्रॉन रिच है देखो, और इस तरफ सब भिखमंगे मिला लो। तो जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक। सो जनरली, इन जनरल, इसमें एक्सेप्शन भी पड़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड आयोनिक होता है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपोजिट है। ऑब्वियसली लड़का लड़की को प्यार करेगा, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपोजिट है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं उसमें, बट जनरल ट्रेंड तो यही कहता है ना बेटा, ऑपोजिट कैरेक्टर होंगे तभी अट्रैक्शन होगा। और आयोनिक बॉन्ड की बात खास यही है कि वो अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है? यहां से घर जाते समय 4 बार और अट्रैक्शन हो जाएगा। तो आयोनिक बॉन्ड होना कोई बड़ी बात, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर, अगर सच में प्यार करता है शादी करके दिखा, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। और एक बार बेटा कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी इतनी ज्यादा होती है कि तोड़ नहीं सकते, क्योंकि शादी करने में खर्चा भी बहुत होता है। आयोनिक बॉन्ड में तो क्या, एक पिज्जा में मामला सेट हो जाए, बोले शाम को क्या कर रहा है, बोले आ जाओ पिज्जा खाते हैं, आयोनिक बॉन्ड। समझ आया? अच्छा, तो आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी बात, जब भी बॉन्ड बनाने के लिए दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, देखो केमिस्ट्री जो है ना वो रियल लाइफ होता है, रियल लाइफ मैं आपको सिखा हूं अप्रोच कैसे करने का। ठीक, कॉलेज जाते समय मुझसे मिलके जाना। मान लो ये है ए, ये है बी, फिलहाल ये एक दूसरे को नहीं जानते, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है, इसको पता ही नहीं कि ये है और इसको भी पता नहीं ये है। अच्छा, एक बहुत अच्छी किताब में स्टेटमेंट लिखा था, नदी में तैर रही मछली को पता ही नहीं कि झाड़ के ऊपर एक चिड़िया भी है। मछली को यही लगता है कि यही मेरी दुनिया है और मैं ही उसकी मालिक हूं, बट दुनिया एक्चुअल में बहुत, तो ये रैंडमली घूम रहे हैं, इसको नहीं पता कि ये एग्जिस्ट करता है, इसको भी नहीं पता ये एग्जिस्ट करता है, पर दोनों जैसे ही घूमते घूमते एक दूसरे के सामने आए, ये मुस्कुराया, ये भी मलकाया। अच्छा, दोनों दोनों एक दूसरे के करीब आए, समझ रहे हो बॉन्डिंग? हेलो, बॉन्डिंग। मैंने काफी एग्जांपल भी दिए आपको। केमिस्ट्री रियल सब्जेक्ट है, हवाबाजी नहीं है इसमें। आपने ये नाम सुना भी होगा, ये वर्ड सुना भी होगा, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री मस्त है। कभी सुना? दोनों का फिजिक्स मस्त है, दोनों का मैथ अफलातून है ना। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री मस्त है। तो रियल सब्जेक्ट है बेटा ये सब, ये फील करने वाली बातें हैं। इन शॉर्ट ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आए। हेलो, अच्छा, अब जैसे जैसे बेटा ये नजदीक आएंगे, इसके पास न्यूक्लियस होगा ना। भावना में बह जाओ मत, अभी इधर ध्यान दो। आप लोग सचमुच अप्रोच करने की प्लानिंग मत करो, वो समझो।
अच्छा, इसके न्यूक्लियस को बोल दे रहा हूं मैं Na, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो ट्रैवल कर रहे होंगे। तो बेटा जब ये करीब आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स भी लगेंगे और रिपल्शन फोर्स भी लगेंगे। अट्रैक्शन कौन कौन सा लगेगा? न्यूक्लियस ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। भाई ये खुद ही के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ना कर पाए तो काहे का न्यूक्लियस? इसका न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन, सीधी बात। सिमिलरली बी का न्यूक्लियस, बी का इलेक्ट्रॉन। तो जब करीब आएंगे तो ए का न्यूक्लियस, बी का इलेक्ट्रॉन। समझे क्या बात है? बी का न्यूक्लियस, ए का इलेक्ट्रॉन। तो इतने अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। अच्छा, कुछ रिपल्सिव फोर्स भी लगेंगे। अच्छा, सोचो कौन सा रिपल्सन? हाँ, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ, और दूसरा न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी। सही है ना? तो जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे इतने तरह के फोर्स काम करेंगे। अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हुआ तो बॉन्ड बनेगा, नहीं हुआ तो समझ गए? तो ये जो हुक करके निकले ना वो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एटीट्यूड, ईगो, जो भी आप समझो। तो वो जो टेम्पररी एक दूसरे के करीब आए थे, थोड़ी ही देर के लिए बॉन्ड नहीं हुआ, बहुत कम एनर्जी रिलीज हुई, वो बॉन्ड नहीं है। वांडरवाल रेडियस में भी मैंने बताया था, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड नहीं बना, चले गए। पर अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हुआ तो फिर पॉसिबिलिटी है आयोनिक बॉन्ड बने या कोवेलेंट बॉन्ड बने। तो जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो इतने तरह के अट्रैक्टिव फोर्स, इतने तरह के, जो फोर्स डोमिनेट करेगा उसके हिसाब से आगे कहानी चलेगी। तो इसको ग्राफिकल वे में ऐसे समझते हैं, ध्यान से देखना, इसके ऊपर सवाल आएंगे। ये है बेटा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाली जो लाइन है वो है डिस्टेंस की। ध्यान से समझना, इसके ऊपर सवाल है जेई का। अभी फिलहाल वो यह है, डिस्टेंस इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दोनों एटम, डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। जैसे जैसे करीब आएंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। ध्यान रहे, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। एनर्जी कम मतलब जहां सबसे कम एनर्जी होगी वो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब गलती से ये और करीब आने लगेंगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी सडनली बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा करीब आने पर भी नुकसान होता है। कीप सम सेफ डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है बेटा वो बॉन्ड का है। अच्छा, ये जो ये जो है ना, ये यहां से यहां तक, वो है बॉन्ड लेंथ। क्या है बॉन्ड लेंथ? मतलब सीधी बात है, बॉन्ड कितनी लेंथ का है, बॉन्ड लंबाई। और ये जो वैल्यू है वो उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी, क्योंकि यहां एनर्जी बता रहा है। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है? तो बीई मतलब बॉन्ड एनर्जी। तो देखो यहां से उनका अट्रैक्शन फोर्स लगना शुरू होगा, यहां से, और अल्टीमेटली यहां बॉन्ड बनेगा। क्या मैं ठीक से समझा पाया? तो जिस पॉइंट पर बॉन्ड बनता है उस पॉइंट पर एनर्जी मिनिमम होती है। जिस पॉइंट पर बॉन्ड बनता है उस पॉइंट पर एनर्जी मिनिमम होती है। और जिस पॉइंट पर बॉन्ड बना वही डिस्टेंस आपका बॉन्ड लेंथ है। देखो ये डिस्टेंस है, ठीक, और ये एनर्जी है। तो बॉन्ड एनर्जी मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कम से कम उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मान लीजिए ये एनर्जी है 10 किलो जूल। कितनी? मतलब जब ये टकराए तब कितनी एनर्जी रिलीज हुई? तो बोले 10 किलो जूल। और आप इसको तोड़ने के लिए 8 जूल एनर्जी दोगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, कम से कम 11 जूल देनी पड़ेगी। तो जो मिनिमम अमाउंट रिलीज हुई है बॉन्ड बनते समय उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। और एनर्जी को केमिस्ट्री में सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में एंथैल्पी कहते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी। यहां तक सब ठीक है बेटा? अच्छा, आपने अब तक कहा लिखा? हाँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी
रिलीज। अच्छा, अब आगे लिखिए, एक लाइन छोड़ के स्टार्ट करके, when two atoms approaches each other, when two atoms approaches each other, following types of attraction and repulsion forces, following types of attraction and repulsion forces may exist, may exist if attractive forces are dominates, if attractive forces are dominates, comma, bond is formed, dominate, bond is formed, while repulsive forces are dominate, then bond does not form, while repulsive forces dominate, bond does not form. बेटा पहले ये फिगर ड्रॉ कर लो। अच्छा, यहां लिखना एनएम इज न्यूक्लियस ऑफ ए, ईए इज इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। वैसे बेटा यहां भी लिख लेना। चलो जल्दी करो, पहले ये करना है यहां तक और फिर ये ग्राफ भी ड्रॉ करना है। बेटा आप 2D में सोच रहे हो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। 3 डायमेंशन में सोचो, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे 2D में थोड़ी, ये ऐसे ऐसे हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाया कि एलिमेंट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 281, तो वो तो ऐसे 3D में कहीं भी घूमेगा ना ऐसे। बलून देखा है, बलून, बलून, बलून की सरफेस सिर्फ इसी तरफ होती है कि सभी तरफ? हाँ, तो ये यहाँ अप्रोच करे तो दोनों बलून कहीं से भी टकराए 3D में। नहीं नहीं, तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उस तरफ से सोच लो, पर ये 2D में है इसलिए अब ज्यादा नहीं समझ, हमें एट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस देखना है। और खूंखार ग्राफ बिल्कुल। क्या हुआ, लास्ट लेक्चर में तो उधर बैठा था ना। अभी मेरी गोद में मत आ जाना, यहाँ तक ठीक है।
चलो हो गया भाई। चलो हो गया बेटा। अच्छा, तो अब उसके नीचे लिखो, यहां तक हो गया ना। तो उसके नीचे लिखो when amount of energy released when amount of energy released is greater than 42 kilojoule per mole is greater than 42 kilojoule per mole, then bond formation is considered. Then bond formation is considered. हो गया बेटा। अच्छा, तो अब उसके नीचे ऐसा लिख लो, 42 किलो जूल पर मोल, बातें मत करो, 8 किलो जूल पर मोल। तो बेटा यहां से ज्यादा होगा ना, उसके जनरली कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। यहां आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड और यहां आएगा वांडरवाल फोर्स। मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कम से कम 42 या उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। 42 किलो जूल से 8 किलो जूल तक हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, और उससे भी कम है तो बेटा वो सिर्फ वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कोई बॉन्ड नहीं होगा। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड सब इसी कैटेगरी में आएंगे, ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अभी क्लासिफिकेशन में समझाऊंगा। कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड सब यहाँ, एच बॉन्ड यहाँ और वीक फोर्स यहाँ। नहीं वो सवाल है, पहले क्वेश्चन लिखाऊंगा फिर। ये हो गया बेटा। चलिए एक सवाल करिए। among which of the following point among which of the following point represent formation of H2 molecule? Among which of the following point represent formation of H2 molecule? तो बताओ फॉर्मेशन ऑफ H2 मोलिक्यूल कौन सा पॉइंट होगा, किस पॉइंट पर H2 मोलिक्यूल फॉर्म करेगा, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर कि सी पॉइंट पर?
ए मिनिमम होनी चाहिए, यही होगा ना बेटा। इस पॉइंट पर को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। ये क्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ए। अच्छा, ये जेई का सवाल है, चलो कर लो। हाँ, एट विच पॉइंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ए बी सी। तो ए पर H2 मोलिक्यूल बनेगा, बी पर बनेगा कि सी पर बनेगा, ए पर बनेगा ना। अबे समझे कि नहीं। हाँ, अच्छा एग्जाम में ड्रॉ करके दिया था आपको, ए बी या सी टिक करना था। बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ H2 मोलिक्यूल, एट्रेक्शन फोर्स नहीं, બોન્ડની જ વાત છે અહીંયા, તો એટ્રેક્શન फोर्स આવશે खाली। समझ में आया। मुझे कोई पूछे कि सर आपकी शादी किससे हुई और सर आपकी गर्लफ्रेंड कौन थी, तो दोनों के आंसर अलग अलग होंगे ना बेटा। शादी हुई वो बॉन्ड, गर्लफ्रेंड वो अट्रैक्शन, तो उसको थोड़ी कंसीडर करेंगे। मजाक कर रहा हूँ गधो, समझाने के लिए। आप तो सीरियस हो गए कि सर काफी रंगीन मिजाज के हैं। बेटा मेरी तो आधी लाइफ कट गई, तू संभालना। एक और सवाल, which of the following graph, which of the following graph of potential energy versus distance। बेटा मैं वर्सेस बोलूँ ना तो आपको ऐसे लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। Which of the following graph of potential energy versus distance are correct representation for H2 molecule? R नहीं, सॉरी, is। वो सामने ही ड्रॉ किया हुआ है, देख लो यार। सही है। अच्छा, तो इससे पहले ये सवाल आया था जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ H2 मोलिक्यूल, रिप्रेजेंटेशन फॉर H2 मोलिक्यूल। अच्छा ये लेटेस्ट है, हाँ ये अभी एक दो, आई थिंक 2022 की बात है, ये उसके पहले की बात है। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, जेई के सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आपको तो नहीं देना है बेटा। आपको अभी थोड़ी हवा आ गई होगी ना, जेई यूं कर लेंगे, ये अभी लिखा हुआ इसलिए याद है भाई, 1 साल बाद तक याद रखना है ये सब। पर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े उससे सवाल किस तरह के आ सकते हैं, है ना। अच्छा एक बात बताओ, हेलो, अगर दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हो तो अमाउंट ऑफ एनर्जी मान लो 10 जूल रिलीज हो रही है, कितनी। तो सपोज कीजिए कि 2 बार बॉन्ड बन रहे होंगे तो 10 से ज्यादा होगी कि 10 से कम, ज्यादा होगी। जितने बॉन्ड ज्यादा बनेंगे उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। हेलो फिर से सोचो, जब बॉन्ड बनेगा तो 10 जूल एनर्जी रिलीज हुई, पर जब 2 बॉन्ड बनेंगे तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि डबल होगी, ये मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होता कि हर बॉन्ड होने पर डबल होती जाएगी। बट ये तो कह सकते हैं ना कि अगर एक बॉन्ड बनने पर एनर्जी हुई है 10 जूल, तो 2 बॉन्ड बनने पर 10 से तो ज्यादा ही रिलीज हुई होगी, 3 बॉन्ड बनने पर उससे तो ज्यादा ही रिलीज हुई होगी।
समझ रहे हो बेटा, जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। आप मैं जो कह रहा हूं समझ पा रहे हैं? अच्छा, मतलब मान लो कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी और 4 बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो इससे ज्यादा होगी। जितने ज्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे उतनी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा, और बॉन्ड तोड़ने के लिए आप एनर्जी दोगे वो हीट के फॉर्म में दोगे जनरली। भाई आपको बॉन्ड ब्रेक करना हो तो पिज्जा दोगे, उसको पिज्जा खिलाओगे, पानी पूरी खिलाओगे। मैंने पहले भी कहा था रेडिएशन होता है उन लोगों के लिए एनर्जी का मतलब। तो ये एक बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी जो आप लगाओगे वो 4 बॉन्ड वाली एनर्जी से तो कम ही आएगी ना। जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ये समझे? मतलब उतना ज्यादा बॉन्ड स्टेबल हुआ, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी ज्यादा होगी। इसके ऊपर एक और सवाल कराऊं, लिखो। गिव द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। गिव द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। बेटा थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि किसको ज्यादा टेम्परेचर देने पर भी वो स्टेबल रहा, टूटा नहीं, उसे कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। आई रिपीट, मान लो एक मोलेक्यूल को 100 जूल एनर्जी देने पर वो टूट गया और दूसरा मोलेक्यूल 400 जूल देने पर टूटा, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन था? 400 वाला। अच्छा, तोड़ने के लिए आपने हिट दिया होगा, उसको कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। तो जो मोलेक्यूल जितनी ज्यादा एनर्जी बियर कर पाए, सहन कर पाए, वो थर्मली ज्यादा स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि जो पानी होता है उसको आप गर्म करो और रेत ले लो, रेत, रेत को आप गर्म करो, थर्मल स्टेबल कौन? क्योंकि पानी तो 100 डिग्री पर गायब होने लगेगा, रेत को तो कुछ नहीं होगा 100, 150, 200, 300, 400 डिग्री पर। थर्मल स्टेबिलिटी समझे? जो ज्यादा एनर्जी देने पर भी टूटे ना, बना रहे, दैट इज। अच्छा, अब सोच के बताओ इसमें सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा? क्योंकि उसमें बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, इसमें कम बॉन्ड है। अच्छा, कितने हैं वो अभी नहीं पता है मैंने, इसका स्ट्रक्चर भी अभी नहीं ड्रॉ कर सकते आप, बट ये तो समझ सकते हो ना, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है तो बॉन्ड ज्यादा बने होंगे। तो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा, सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन? अच्छा, मैं रैंडम वैल्यू बता रहा हूं, इसको 400 डिग्री देने पर ये टूटेगा, ये 350 डिग्री पर टूटेगा, ये मान लो 250 डिग्री पर टूट गया और ये 100 पर टूट गया। ये रैंडम वैल्यू लिख रहा हूं, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बट इससे आप अंदाजा लगा लो कि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने पर टूटेगा। तो इन सब में सबसे थर्मली स्टेबल ये है। तो अगेन ये जेई का सवाल है, लिखो। चल बेटा, हो गया। चलिए तो आगे लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड या तो फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बेटा आवाज नहीं, मेरे साथ साथ लिखो। हाँ, मेरे साथ साथ लिखते रहो।
तो इस चैप्टर में हमें इतने तरह के बॉन्ड डिस्कस करने हैं। खास करके हमारा फोकस होगा आयोनिक बॉन्ड और उससे भी ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड के लिए बेटा 12th में कल एक चैप्टर हुआ करता था, तो अब ये सिलेबस में ना के बराबर पूछा जाता है। और क्योंकि ये वीक बॉन्ड है तो इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी नहीं करते। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब मिनिमम एनर्जी कितनी होगी इनकी, 42 से ज्यादा, इन लोगों की 42 से कम। इतना सेंस बना, ठीक है। 42 से ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा, वो अलग कैटेगरी जाएगी। 42 से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, 42 से कम रिलीज हो मतलब वीक बॉन्ड, ठीक है। और 8 जूल से भी कम हो तो फिर वो वांडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो हमारा मेन फोकस रहेगा बेटा आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। आप ऑर्गेनिक में पढ़े हो ना, 10th में आता था COOH में एक पाई बॉन्ड, वो सब सिग्मा मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के ही टाइप होते हैं। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं पढ़े थे क्या? अब आल्कीन में सब सिंगल बॉन्ड, आल्कीन में डबल बॉन्ड, आल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये सब क्या है, सब कोवैलेंट बॉन्ड है। तो पहला बनेगा सिग्मा, बाकी पाई, ये सब इसी चैप्टर में आएगा, सिग्मा पाई सब। ओके, चलिए आगे बढ़े बेटा, बोलो। चलिए, तो अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, हेडिंग लगा लो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे डरावना टॉपिक, वैसे है नहीं ऐसा। इसको बेटा हम प्यार से बुलाएंगे LDS। बेटा बहुत सारे रूल्स है, तो बातें किए बिना मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी लिखते रहना। प्लस नेगेटिव चार्ज, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आए उसमें नेगेटिव चार्ज है उसको ऐड करने का, और पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको माइनस करने का। अभी ये लिखो, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ना, डोंट वरी।
अच्छा, अगले क्लास में याद होना चाहिए ये, वरना एलडीएस में परेशानी होगी फिर, है ना। और प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर जल्दी जल्दी निकालना आ जाएगा। चलो यहां तक हो गया। लोन पेयर, अच्छा इसमें जो टर्म्स है पहले वो समझ लो। भाई जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। सुनो, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है वो बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड नहीं बनाता वो लोन पेयर। पेयर मतलब दो, ध्यान रखना। मैं बोलू एक लोन पेयर मतलब उसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे। दो बॉन्ड पेयर, हर बॉन्ड में कम से कम दो इलेक्ट्रॉन होंगे, सीधी बात है। एक बॉन्ड तभी बनेगा जब दो इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप करे। तो बॉन्ड पेयर, पेयर मतलब दो की पेयर बनेगी। तो मान लो बॉन्ड पेयर 4 है तो इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। समझ रहे हो। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए वो बॉन्ड पेयर, बॉन्ड नहीं बनाए वो लोन पेयर। तो N1 क्या बताएगा बेटा, N1 ये बताएगा कि आपके मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 10th वाली कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, और वो आपको आती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, अगर उसमें ऐसा लिखा आपने 1s2 2s2 2p2 तो कंफ्यूज हो जाओगे। होगा भाई, उसमें भी 4 ही होगा, 1s2 2s2 2p2। तो बेटा आउटर मोस्ट शेल तो सेकंड शेल हुई ना। तो यहां कंफ्यूज क्या हो गया बच्चे कि इसको 2 मान लेंगे फिर आउटर मोस्ट, बट आउटर मोस्ट शेल इज वैलेंस शेल। तो वो 10th वाली कॉन्फ़िगरेशन बोलने की। 10th में क्या बोलते थे आप, कार्बन 2 4, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। तो जो सबसे बाहर आए वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिंपल। जो सबसे बाहर आए वो, जो सबसे बाहर आए वो। बोरॉन में कितने, ठीक है ना। नाइट्रोजन में, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत बोल के सुना, बाहर जो है वही बोलो। नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के नीचे 5। अगर पीरियोडिक टेबल पूरा याद रखने का तरीका भी बता दिया। नाइट्रोजन के नीचे, अच्छा तो वो सब बोलने की जरूरत है क्या, नाइट्रोजन का याद है तो फॉस्फोरस का होगा ना, सल्फर ना करो काउंट काउंट। ऑक्सीजन के नीचे फ्लोरीन, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन बोल, फ्लोरीन। हाँ तो कितना आया, 1 आया, क्या आया, जोइसे नहीं यानी बाहर की आया। हम तो सोडियम में तो 7 जो है तो 7 करीस तो एन का कितना बोलेगा तो 281, तो इसको 7 जोई से तो 7। एक आपसे तो एक ये नहीं, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो अभी बॉन्ड बनाया थोड़ी है भाई। तो फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का कर पाओगे। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, अगर उसके ऊपर माइनस चार्ज लिखा तो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा ना उसने, तो उसको ऐड करेंगे। प्लस चार्ज लिखा होगा तो माइनस कर देंगे। तो N1 क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। N2, अगर आपके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलवेज डुप्लेट बनाएगा। अगर नहीं है तो ये सबको तो ऑक्टेट बनानी है, बाकी सभी को, है कि नहीं। तो बाकी जितने भी एटम है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों का जो रेशियो आएगा ना वो बॉन्ड पेयर आएगा। आई एम सॉरी, जो डिफरेंस आएगा वो, क्योंकि इतने बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे, ये N3 निकालो पहले, N1 सॉरी N2 माइनस N1 करोगे ना तो नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन मान लो 16 है, कितने 16 बाई 2, तो बॉन्ड 8 बनेंगे। ये N2 माइनस N1 मान लो 8, कितना आया 8, तो उसका आधा बॉन्ड 4 बनेंगे। तो बेटा यहां से हमें पता चलेगा कि बॉन्ड कितने बनाने हैं स्ट्रक्चर को देख के, है ना, वरना नहीं बना पाओगे। फिर N4, तो N1 और N3 का रेशियो निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन इतने थे, इतने खर्च हो गए बॉन्ड बनाने में,
कितने बचे, तो बोले 12 इलेक्ट्रॉन बचे, तो लोन पेयर कितनी हुई। तो क्रॉस चेक करने के लिए ये सारी चीजें काम आएगी। ठीक है, अब लिखिए उसके नीचे स्टार्ट करके रूल 1, डिसाइड सेंट्रल एटम। सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन होगा वो डिसाइड करो, डिसाइड सेंट्रल एटम। अच्छा, अब सेंट्रल एटम को कैसे पहचाने, तो रूल 1 का ए, रूल 1 में ए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भाई आपके पूरे मोलिक्यूल में जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो 2, मतलब 1 में बी। एलिमेंट हैविंग मोर वैलेंसी, एलिमेंट हैविंग मोर वैलेंसी मतलब बेटा जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो, वो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना सके, उसकी कैपेसिटी हो। सी, हाइड्रोजन नेवर सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तीनों में से कोई भी एक, या तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव देख लो, या जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा हो वो देख लो। वैलेंसी मतलब जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है उतना बॉन्ड बना सकता है वो। जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने, नाइट्रोजन तो मैक्सिमम वो 5 बॉन्ड बना सकता है, तो उसे को नाइट्रोजन की वैलेंसी कहते हैं। वो कितने बॉन्ड बना सकता है वो वैलेंसी है। ठीक है, हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होगा। तो रूल 1 से हमने सेंट्रल एटम डिसाइड कर लिया। ओके, रूल 2, ये बेटा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन के लिए। इफ ऑक्सीजन is at middle, if oxygen is at middle, it form 2 single bond. If oxygen is at middle, it form 2 single bond. But if oxygen is at corner, it form 1 double bond. अगर ऑक्सीजन बेटा मिडल में है तो वो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और कॉर्नर पर है तो 1 डबल बॉन्ड बनाएगा। रूल 3, try to place hydrogen always at corner. Try to place hydrogen always at corner. कॉर्नर, लारा कॉर्नर है ना। चलो एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करें। देखो पहले समझ लो ध्यान से, बाद में करेंगे। ओके, COCl2, तो पहले इसके लिए N1 निकाल लो। बोलो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, ऑक्सीजन में, क्लोरीन में, टोटल, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज तो है नहीं, अगर माइनस चार्ज होता तो ऐड कर देते, प्लस चार्ज होता तो माइनस कर देते। N1 क्लियर। चल N2, N2 है 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन है ही नहीं, 8 इंटू ऑल अदर एटम। कितने एटम है टोटल, सही है भाई, भाई कैलकुलेटर से कर दे तुम्हारा कोई बात नहीं, 8 इंटू 4 सही है। चलिए N3 क्या आएगा बेटा, N2 माइनस N1, तो N3 इज इक्वल टू N2 माइनस N1, दैट इज 32 माइनस 24, दैट इज, अच्छा तो ये हुआ आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड कितने बनेंगे, दैट इज इक्वल टू 4 बॉन्ड। अच्छा, अब यहां से समझ में आएगा कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड कितने बनाने हैं आपको,
ठीक है, अब आगे देख, N4 क्या है, N1 माइनस N3, N1 कितना, N3 कितना, दैट इज इक्वल टू, अब ये लोन पेयर, तो लोन पेयर कितनी आएगी, मतलब 8 लोन पेयर होंगी, मतलब टोटल 60 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वहीं पड़े रहेंगे। अब इन दोनों का टोटल करेगा ना तो ये हो जाए, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये करेंगे, मतलब है इतने। ओके, अरे यार एग्जाम में कुछ भी आएगा, मान लो HNO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो N1 N2 N3 N4 प्रैक्टिस से जल्दी जल्दी निकाल लोगे कि नहीं ऐसे। अच्छा, अब COCl2 में मुझे बताओ सेंट्रल एटम कौन होगा, Cl तो हो ही नहीं सकता ना यार, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तीनों में से कोई एक लगाओ, अगर पहली चीजें हो तो तीनों चीजें साथ में ही देख रहे हो ना, तो इसका मतलब ये हुआ आपका मल्टीपल वैलेंसी, तो भी हाइड्रोजन तो 7 बॉन्ड बना सकता है सर क्लोरीन, बट सामने वो भी तो देख इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो है, वो कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या हुआ कार्बन, भाई कार्बन ऑक्सीजन क्लोरीन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अच्छा, मतलब भाई कार्बन है आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। अब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, मतलब वो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, अब उसमें एक ऑक्सीजन है 2 क्लोरीन है, तो इस केस में ऑक्सीजन का तो सेंटर में रहने का सवाल ही नहीं बनता, ऑक्सीजन सेंटर में नहीं है, कॉर्नर पर है, तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, लिखा आपने, तो ये होगा उसका स्ट्रक्चर। बोलो, एक मिनट रुको भाई, ये जो बॉन्ड बना ना उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, ये एक कार्बन का, ये भी एक कार्बन का, कार्बन के वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन खत्म, भाई एक एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब रखना पड़ेगा, ध्यान से देखो भाई, पहले लेक्चर में ये हाल है केमिकल बॉन्डिंग का। अच्छा, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, अच्छा तो यहां से उसने 2 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना लिया, बाकी 4 बचे होंगे, तो बेटा इलेक्ट्रॉन को ना पेयर में बताओ ताकि पेयर काउंट करने में आसानी हो, ठीक। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, अच्छा तो एक से तो उससे बॉन्ड बना लिया, तो कितने बचे, सिमिलरली यहां, अच्छा क्रॉस चेक कर ली इन चीजों से, क्या 4 बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोन पेयर, मतलब ये स्ट्रक्चर सही है भाई अपना, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेवल 1 क्लियर, थैंक यू। अच्छा, अगर आपको आपको क्या लगता है एग्जाम में ये आएगा तो तालियां क्यों पीट रहे हो, समझ आया बेटा। आप देखिए ना, सबसे ज्यादा बच्चे LDS में परेशान होंगे, कुछ मत करने का ना, सिंपल रूल्स फॉलो करो, N1 N2 N3 N4 निकालो, सेंट्रल एटम डिसाइड करो, वैलेंस फिक्स करो, आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद है आप सभी के साथ। अच्छा, छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन दो होमवर्क में, पहले ये खत्म करो। ये 2 ट्राई करो, चल हाँ, नहीं पेन से भी चलेगा।